हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज द 6th नंबर लेक्चर। ओके, यहाँ 7 नहीं है 6 आएगा। और टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। तो सबसे पहले देखिए बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। ठीक है, उसके बाद में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी कल थोड़ी सी, है ना। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ने वाले हैं आज। फर्दर आएगा स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को के अंदर कैसे स्प्लिटिंग होती है, ये भी सीएफटी का पार्ट है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है नीट में, आईआईटी में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। कैलकुलेशन मतलब आज का ये जो पूरा का पूरा कैलो लेक्चर है वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तीनों जगह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नीट में भी आता है, आईआईटी से भी आता है और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, और ये ओपन बोर्ड भी प्रोसेसिंग ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज डूइंग सो। चलो आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप लोगों ने रिवाइज कर ली थी बेटा सभी ने क्या? यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर हमने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, दो तीन तरह की जो स्प्लिटिंग है वो सारी की सारी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल एक डायग्राम किया था वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए था, आज उसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, लेट्स सी इट ऐसे क्या होगा ये। और ये प्रोसेस अभी तक हो क्यों नहीं रहा अभी पेज? ठीक है, ये खाली पेज है। ओके, एक मिनट इसको प्रोसेस हो जाने दो। ओपन बोर्ड हैंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैंगिंग। इंटरनेट नहीं चल रहा था पहले, अभी भी रेड बत्ती दिखा रहा है इंटरनेट, उनको मैसेज करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे डायरेक्ट ओपन करना पड़ेगा कुछ, है ना। ये तो नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं फिर डायरेक्टली पीडीएफ ओपन करूंगा ताकि आपको डायरेक्ट वो स्क्रीन के ऊपर आ जाए। यस बेटा, पीडीएफ दिखाई दे रही है सभी को? यस सभी सर, को दिखाई दे रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ठीक है, और यहाँ से कलर, चलो रेड वाला उठाते हैं। तो देखिए भाई, 6 लेक्चर है तो ये सब हम टॉपिक करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्रिस्टल फील्ड गिव्स एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये आइडिया देती है हमें। एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आऊंगा तो आप लोगों को वो स्क्रीन बहुत छोटी नजर आएगी। समझ में आ रहा है सभी को? अभी आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। तो आप लोग मुझे बोल के ही बताइएगा। ठीक है, कभी कभी स्क्रीन के ऊपर हम शेयर करेंगे बिकॉज आज ओपन बोर्ड वर्क नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट पीडीएफ मैंने एक ओपन करके आपको डायरेक्ट शो कर रखा। तो ये आइडिया देती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल एटम के साथ में, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कलर, मैग्नेटिज्म कैन बी डिटरमाइन। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द लिगेंड एंड मेटल आयन। लिगेंड और मेटल आयन के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी आसान सी चीज है। सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड करते हैं, कुछ वीक फील्ड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिविजन है जो हमने कल किया था। क्लियर है सभी को? यस। इसके बाद में जनरली लिगेंड कैन बी अरेंज्ड इन ए सीरीज टू इंक्रीज फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड को अरेंज किया जा सकता है, किस तरह से अरेंज किया जा सकता है लिगेंड्स को, कि वो लिगेंड कैन बी अरेंज्ड इन ए सीरीज, पूरी सीरीज के अंदर उन्हें एक लाइन बनाकर अरेंज किया जा सकता है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अंदर, टू द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। उनकी स्ट्रेंथ बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो देखिए, सच ए सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस तरह की सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। यस, क्लियर है सबको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? कल मैं इसी की बात कर रहा था। यस बेटा? यस सर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है ये, यानी ये हम नहीं बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन होती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो मैंने आपको बोला था कि देखिए, आयोडीन, ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ये बोला था सबसे सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। यस, क्लियर है, ये बात याद है? लेकिन इनके अंदर भी वीक होता है आयोडीन। आयोडीन सबसे वीक है, फ्लोरीन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, आयोडीन के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे वीक है, नीचे वाला सबसे वीक।
यस, याद रहेगा। Yes, sir. इसके बाद में मैंने बोला था वाटर को बीच में रखिए, मिडल में, वाटर को बीच में रखिए। जो डायरेक्ट याद किए जा सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकियों को भी बाद में देखते हैं, ठीक है बेटा। अब वाटर को बीच में रखिए, ठीक है। वाटर के बाद आने वाले जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उससे पहले वाले वीक हैं। जैसा कि यहाँ दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये आ गए वीक वाले, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग वाले कौन से हैं, जो दूसरे हैं वो स्ट्रॉन्ग वाले आएंगे। क्लियर है भाई। तो EDTA, NH3 पाइरिडाइन इथाइलिन डायमाइन डाइपाइरिडाइल ऑर्थोफिनैंथ्रोलिन NO2 नेगेटिव साइनाइड नेगेटिव एंड CO सबसे स्ट्रॉन्ग दिखा रखा है। यही मैं आपको बोलता रहता था कि CO हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। यस, क्लियर है ना बेटा, ठीक है। हालांकि इन्होंने NO Yes, sir. पॉजिटिव को शो ही नहीं किया है, तो NO पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शो नहीं है, वरना वो उससे भी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का तरीका। तो सबसे पहले देखिए ये याद कीजिए, फिर वाटर को याद कीजिए। वाटर के बाद में आता है अमोनिया, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया के बाद में पाइरिडाइन, लगभग बराबर है। अमोनिया और पाइरिडाइन दोनों बेस होते हैं, दोनों लगभग बराबर है। इथाइलिन डायमाइन, इन उससे नेक्स्ट है डाइपाइरिडाइल ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन NO2 नेगेटिव साइनाइड एंड CO। मैंने बोला था साइनाइड और CO लगभग एक जैसे से, है ना। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। इससे पहले NO2 है। बस इतने से याद रख लेंगे तो काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा भी हैं जो वीक फील्ड लिगेंड है, इसके अलावा भी हैं। वो कौन कौन से हैं, आप जरा वो ध्यान दे लो। वीक में आएगा सल्फर S2 नेगेटिव, उसके बाद NO3 नेगेटिव। देखो NO2 नेगेटिव जो है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये रहा NO2 नेगेटिव, दिख रहा है ना सभी को। लेकिन NO3 नेगेटिव जो है वो वीक फील्ड में आता है। फिर OH नेगेटिव, देखने में लगेगा स्ट्रॉन्ग बेस है OH नेगेटिव, बट ये वीक है। इथाइल एल्कोहल ETOH, ET का मतलब इथाइल एल्कोहल है। ऑक्सालेट, ये भी वीक होते हैं, पानी से भी वीक है ये। यस बेटा, क्लियर है। वीक वाले ये 4-5 और अच्छे से आपको याद रखने हैं। क्लियर है। इसकी ट्रिक भी Yes, बताऊंगा, sir. ठीक। जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब यहाँ जनरली वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या होता है। इस तरफ जनरली स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। जनरली स्ट्रॉन्ग का मतलब है आमतौर पर ये स्ट्रॉन्ग ही है, उसके अलावा ये कभी कभी हो सकता है कि मेटल आयन पर भी डिपेंड करता है ना, तो कभी कभी ये वीक फील्ड भी बना सकते हैं। CO नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, बट बाकी के हैं वो कभी कभी वीक फील्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। जनरली वीक फील्ड देखो, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे जनरली वीक फील्ड आ गए, जिसमें वाटर को भी इंक्लूड किया। वाटर वैसे बीच में आता है, आप इंक्लूड करो ना करो एक सी ही बात है, बट जनरली वाटर वीक फील्ड दिखाता है। और वहां उन्होंने देखो EDTA, वाटर को वीक में दिखा रखा है, EDTA से स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। तो वाटर तक मान सकते हो, वाटर को वीक मान सकते हो, नो वरी। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड। अब बात आती है इनको याद कैसे करें, है ना। चलिए, ट्रिक टू रिमेंबर पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग सिग्मा डोनेशन। अब ये आपको ध्यान देना है, हैलाइड डोनर ये वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन नेगेटिव क्या करेगा, मेटल को लोन पे डोनेट करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बट सिग्मा बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड समझते हो, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों अलग अलग होते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ है। तो ये सिग्मा डोनर है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर्स, नाइट्रोजन डोनर्स जो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ते हैं, नाइट्रोजन डोनर जो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ते हैं, कार्बन डोनर जो कार्बन की तरफ से जुड़ते हैं। तो देखो जरा, अगर आप ध्यान दो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, सबसे पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। बट इनका जो ऑर्डर है डोनेशन वाला वो ऐसा है, उल्टा। मतलब कार्बन स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाएगा, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है तो कार्बन से वीक होगा, और ऑक्सीजन कर रहा है तो वो उन दोनों से वीक होगा। यस, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, डोनेट नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ अगर ऑक्सीजन को डोनेट करना पड़ रहा है तो बेचारा वीक हो रहा है ना किसी न किसी से, तो पक्की बात है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, हम अपनी पुरानी सीरीज फिर से देखें। हैलाइड डोनर, हैलाइड यानी आयोडीन, ये वाले है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हैलाइड डोनर, फ्लोरीन, ये वीक होते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, हैलाइड के बाद में कौन से डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर। Oxygen donor. NO3 में ऑक्सीजन डोनेट होती है, नाइट्रोजन डोनेट होती है। NO3 का डायग्राम बना के देखो, NO3 का डायग्राम आता है, NO3 नेगेटिव, HNO3, किसको आता है HNO3 का स्ट्रक्चर, HNO3। इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है HNO3 का, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, और तीन बॉन्ड यहाँ पर
O और H, क्या खुल रहा है, ये बनेगा नहीं यहाँ पे, रुकिए। अब ये ओपन बोर्ड में सुविधा होती है, उसको लेफ्ट राइट ले जाके छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें ऐसा है नहीं। इसमें HNO3 का डायग्राम कुछ अलग लेवल पर इस तरह बना लेते हैं, चलो ठीक है। HO नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, O पर नेगेटिव नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ये होता है HNO3 का डायग्राम। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब Yes, sir. जैसे ही Yes, sir. ऑक्सीजन यानी H पॉजिटिव आयन ये एक्सेप्ट करती है ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, तो ये ऑक्सीजन अगर इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव, तो ये ऐसा चलेगा, दो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज विद वन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगी तो इनमें से कोई एक ऑक्सीजन वापस इसको डबल बॉन्ड दे देगी, ऐसा सर्कल चलता रहता है। यस, क्लियर हो गया डायग्राम ना HNO3 का। H पॉजिटिव हमने उड़ा दिया तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव। अब बताओ इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? यस, So nitrogen. नाइट्रोजन। कैसे बेटा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कहां से इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास तो है नहीं, दो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है बेटा, देखो ध्यान से, है ना। Yes, oxygen. ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इसका मतलब तो HNO3 में क्योंकि ऑक्सीजन डोनर, और हमें पता है ऑक्सीजन डोनर क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। यस, क्लियर है अभी, तो Yes, ये sir. वीक फील्ड Yes, में आ sir. गया, NO3 नेगेटिव वीक फील्ड में आ गया। अब दूसरा देखिए जरा, NO2 नेगेटिव भी दिखा रखा है सबसे नीचे, NO2 नेगेटिव, यहां पर कौन डोनर है, नाइट्रोजन विल बी द डोनर, पक्के तौर पर। NO2 नेगेटिव का डायग्राम बना के देखना, आपको समझ आ जाएगा, नाइट्रोजन डोनर है, साइनाइड। अब साइनाइड के केस में देखें तो साइनाइड में कौन डोनर होता है, कार्बन डोनर होता है, इसलिए ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और CO में भी कार्बन डोनर होता है, इसलिए ये दोनों कार्बन डोनर है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है नाइट्रोजन से, लेकिन क्योंकि कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रोजन के मुकाबले, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो इनसे वीक है, वैसे स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो Yes, और भी sir. स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर है, डोनर तो नाइट्रोजन ही है, लेकिन इसमें इनके मुकाबले थोड़ा सा कम है। डाइपाइरिडाइल, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर होता है। ऑर्थोफेनोथ्रोलिन, ये भी नाइट्रोजन डोनर होता है, फेनेंथ्रोलिन, है ना, ऑर्थो पर फेनेंथ्रोलिन नाइट्रोजन ही होता है इसमें डोनर, शायद मुझे इसका स्ट्रक्चर ध्यान नहीं है, चेक कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अमोनिया, यहाँ नाइट्रोजन डायनर है, पाइरिडाइन में भी नाइट्रोजन डोनर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आएंगे। तो इन्होंने अंदाजा दिया है कि हाउ टू लर्न दिस, लर्न जो मैंने शुरू में बताया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये वीक होते हैं, वाटर बीच में आता है कहीं, अमोनिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे सीरीज याद करो, फिर कुछ भूल जाओ तो फिर इसको अप्लाई करो और आपके सामने आंसर आ जाएगा। जनरली हैलाइड एंड ऑक्सीजन डोनर आर कंसिडर्ड टू बी वीक फील्ड लिगेंड, हैलाइड और ऑक्सीजन डोनर को जनरली वीक फील्ड लिगेंड माना जाता है, ठीक है। बट नेक्स्ट केस में क्या है कि अगर नाइट्रोजन और कार्बन डोनर जो है कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई। यस, याद रहेगा बेटा सबको। Yes, sir. याद रखने का तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट याद करते हो, एक थोड़ी सी ट्रिक मिल जाए तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से थोड़ा गैस लग जाएगा, याद करने की ट्रिक तो नहीं है ये। अगर आप इसे कोई लाइन बनाना चाहें, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का लर्न करने के लिए वो दिया था ना, तो वो आप कर सकते हैं, नो वरी। Now let's see the splitting of the different types of complexes, अलग अलग complexes में splitting देखते हैं। तो crystal field splitting in octahedral complex कल हमने की थी थोड़ी सी, tetrahedral ये आज हम करेंगे, रिवर्स हो जाएगा। square planar, ये मैंने बोला था बहुत सारे ऑर्बिटल टूट जाते हैं, ठीक है, सारे स्प्लिट रहते हैं, स्क्वायर प्लेनर आएगा। ये तीन तरह की स्प्लिटिंग देखेंगे। तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 6 लिगेंड्स होते हैं सराउंडिंग द मेटल एटम, रिपल्शन बिटवीन देम, इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मोर रिपल्शन होती है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में। देखिए जरा, डायरेक्ट टुवर्ड द लिगेंड, जो ऑर्बिटल लिगेंड के सीध में होते हैं, जैसे मान लो ये मेटल है, इसके ये इस तरह से 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल बना दिया मैंने, शॉर्ट में 5 बनाए, डी ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है ना। अब जो लिगेंड के बिल्कुल सीध में है, ये तो ये वाले 2 ऑर्बिटल होंगे, डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक और ये आ गया, तो ये दोनों सीध में है। ये समझ में आ रहा बेटा, जो बिल्कुल सीध में आ गए, जहां से लिगेंड आ रहे हैं उसके बिल्कुल सीध में आ जाते हैं जो लिगेंड, तो वो क्या होता है, उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो ठीक है। तो डायरेक्टेड टुवर्ड द लिगेंड मोर रिपल्शन होगा, जो लिगेंड की तरफ है, लिगेंड के सामने है, मोर रिपल्शन, एनर्जी इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल डी ऑर्बिटल, सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि डी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और ये किस केस में होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली। यस, क्लियर है बेटा।
Yes, sir. अब आगे देखिए, ऑलवेज फॉर्म द लिगेंड अवे फ्रॉम द, अगर जो दूर है लिगेंड से, ठीक है, जो वो डायरेक्ट टुवार्ड द लिगेंड थे, ये अवे हैं, रिपल्शन कम होगा, मतलब लिगेंड यहां से आ रहा है, यहां से, जो बिल्कुल सीध में नहीं है, इन ऑर्बिटल्स के सीध में, इनके कहीं बीच से आ रहा है, कहीं बीच से आ रहे हैं लिगेंड, डेफिनेटली लेस रिपल्शन, एनर्जी डिक्रीज होती है, और वो कौन से हैं, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। यस, समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमने वैसे कर Yes, भी लिया sir. था, किसकी एनर्जी बढ़ती है किसकी कम होती है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ इनके डायग्राम दिखा रखे हैं बेटा, देखिए जरा। टू अंडरस्टैंड द शिफ्ट ऑफ द एनर्जी लेवल्स, फर्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो देखिए डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है, नहीं ये है जेड एक्स और ये वाई जेड है, ठीक है, ये तीन ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, और दो ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब जरा ध्यान दे लेना इन ऑर्बिटल्स को, जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होते हैं वो उस एक्सिस के बीच में कहीं होते हैं। ये देखो, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस, ये रही आर पार, और ये है वाई एक्सिस जो इसके आर पार जा रही है, और ये इनके बीच में कहीं है, ठीक है, कोई एक्सिस के ऊपर नहीं है, इनके बीच में कहीं है। जैसे यहाँ इन्होंने ये वाला अच्छा दिखा रखा है, डी एक्स वाई वाला, देखो एक्स एक्सिस ये आर पार होगी, वाई एक्सिस यहाँ से आर पार होगी, है ना, और जेड एक्सिस यहाँ से, तो ये इनके बीच में है, एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये बात समझ में आई, एक्सिस के बीच में Yes, है। sir. अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखिए, ये एक्स और एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, ये और ये लोब एक्स एक्सिस पर है, ये वाला लोब वाई एक्सिस पर है, क्लियर है, एक्स और वाई एक्सिस पर इस तरह से ये लोब ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो एक्सिस के ऊपर होता है, और बाकी के जितने तीन ऑर्बिटल एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्सिस से बाहर होता है, मतलब एक्सिस के बीच में होते हैं कहीं। और जेड स्क्वायर वाला तो सबसे अलग होता है, जेड एक्सिस के ऊपर लोब बना हुआ है, और बीच में ये जेड एक्सिस का लोब है ना, और बीच में एक रिंग होती है, बिल्कुल रिंग, ठीक है, जिसके अंदर कहीं कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग की। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ही ऑर्बिटल की शेप होती है, ये आप लोग जानते होंगे ना, डायरेक्ट अलोंग द एक्सिस। तो ये एक्सिस के अलोंग है, एक्स और जेड एक्सिस के, आप देख भी सकते हैं इनको, है ना, ये एक्सिस के ऊपर है एक्स और वाई पर, और ये जेड पर, और वो क्या है, वो एक्सिस से दूर है। अब बात करते हैं रिजल्ट, डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू, किस वजह से डीजेनरेसी टूट जाती है, सेम एनर्जी होती है सभी पांचों ऑर्बिटल्स की डी के, तो टूटती कैसे है, लीगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल आयन रिपल्शन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यील्ड 3 ऑर्बिटल लोअर। तो भाई इनकी रिपल्शन की वजह से होती है, 3 ऑर्बिटल की लोअर, 2 की हायर हो जाती है, वही बार बार एक ही चीज लिखी हुई है। लीगेंड अप्रोच फ्रॉम टुवर्ड द एक्सिस, जो एक्सिस की अप्रोच करते हैं, रिपेल्ड ग्रेटर, वो ज्यादा रिपेल होते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है, और एज ए रिजल्ट इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो दूसरे होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर हो गया ये सबको, वही चीज बता रखी है, कुछ नहीं है, एक ही चीज है कि जो उसकी सीध में आएगा एक्सिस के, वो उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। तो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यहाँ इन्होंने 3 ऑर्बिटल ये दिखा रखे हैं, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं T2G। अब ये T2G का क्या मतलब है, यहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, G का मतलब होता है जिरेड, T2 ऑर्बिटल का नाम होता है, ठीक है, D ऑर्बिटल दैट इज L इक्वल टू, L की वैल्यू 2 होती है तो वो D ऑर्बिटल होता है, इसमें भी कुछ नहीं रखा, ये कॉमन चीज है। ट्रिपली डीजेनरेट बोलते हैं इसे, मतलब 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपली डीजेनरेट। जी का मतलब है जिरेड, ऑर्बिटल विद सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये वो ऑर्बिटल होते हैं जिनमें सब में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, आप देख सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा, इन्हें सेंटर से Yes, दो sir. हिस्सों में, जिन ऑर्बिटल को सेंटर से दो हिस्सों में काटा जा सके उनको जिरेड ऑर्बिटल बोलते हैं, दैट इज जिरेड ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर होती है। नेक्स्ट देखिए T2G था, दूसरा है EG, EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं, कौन से 2 हैं EG के अंदर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल होते हैं डबली डीजेनरेट, 2 ऑर्बिटल्स हैं जो डीजेनरेटेड है, और इसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल विद सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो जिरेड, यहाँ पर भी जी लगा हुआ है, मतलब इनमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है। एक आएगा जब हम टेट्राहेड्रल करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में तो ऐसा होता है, जब टेट्राहेड्रल करेंगे तो उसमें T2 और E नाम होंगे, सेम ऑर्बिटल होंगे, लेकिन इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा E, और इन 3 ऑर्बिटल्स का नाम हो जाएगा क्या, T2, G हट जाएगा। G क्यों नहीं लगाते, G लगाते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में ओनली, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बनती है, ये बात याद रहेगी। Yes, sir. ये मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, याद रख लेना, ठीक है।
आई विल आस्क यू दिस वन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अभी। तो ये अब आपको समझ में आया होगा जीरेड अनजीरेड, बाकी कहानी वही है, अभी भी वही ऑर्बिटल ही चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग हमने कल की थी। तो देखो इसको डी एक्स स्क्वायर माने वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं ईजी और दूसरे हैं T2G। और ये डेल्टा ओ है, एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की मतलब डेल्टा ओ का मतलब है एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल। ये था बैरी सेंटर, मतलब जब एनर्जी इतनी थी इनकी, ठीक है, कुछ एनर्जी थी, मान लो ये 5 एनर्जी थी। जब इलेक्ट्रॉन आया, जब लिगेंड आया और इसको अप्रोच किया, तो मान लो उनकी 5 जूल एनर्जी थी, सपोज दैट। ठीक है, यहां से अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी ये 5 जूल थी। जैसे ही उसने अप्रोच किया लिगेंड ने, तो कुछ एनर्जी बढ़ गई। वो कितना हो गया, 3/5 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, मतलब 5 जूल से मल्टीप्लाई कर दो, उसका 3/5वां हिस्सा बढ़ गई। और 2/5, 3/5, 2/5, टोटल 5/5 आएगा, नो वरी, यानी कि टोटल 100% हो जाएगी, तो टोटल 5 जूल हो जाएगी। तो कुछ हिस्सा बढ़ गया, 2/5 डेल्टा ओ एनर्जी घट गई और 3/5 डेल्टा ओ एनर्जी बढ़ गई। यस, क्लियर है सबको? ये बात सर समझ एक में बार आएगी रिपीट एनर्जी कर वाली? दो सर, रिपीट लास्ट कर, वाला नहीं समझ आया। ठीक है, रिपीट करता हूँ। देखो हुआ क्या, अभी तक हमने क्या किया कि भाई एनर्जी है, सेम है सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ठीक है, डीजेनरेट पहले भी सेम थी, जब लिगेंड ने अप्रोच किया तब भी सेम हुई, लेकिन थोड़ी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो ये एनर्जी का बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर मतलब जब उनकी एनर्जी सेम थी, वो वाली एनर्जी है। तो मान लो ये 10 जूल एनर्जी थी, ठीक है। अब हुआ क्या, जब लिगेंड इसको अप्रोच करेगा तो T2G और EG अलग अलग हो जाएंगे। ये जो EG ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी जो है 10 जूल का 3/5वां हिस्सा, 10 जूल का 3/5वां, मतलब लगभग 6 जूल। 6 जूल एनर्जी इनकी बढ़ गई। यस, क्लियर है, समझ में आया? इनकी एनर्जी 6 जूल बढ़ गई और नीचे वालों की एनर्जी जो है वो क्या होगा, 6 2/5वां। जूल कम हो गई। ठीक है, तो ये 4 जूल कम होगी बेटा, यानी यूं सर समझ एक लो बार फिर से बता दीजिए, ये समझ नहीं आया। बता रहा हूँ बेटा, 4 जूल कम नहीं होगी, एक्चुअल में 4 जूल बन जाएगी। देखो टोटल एनर्जी थी 10 जूल, ठीक है, बैरी सेंटर की। अब होगा क्या, जब एनर्जी कुछ एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी 3/5, जो इसका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है उसका 3/5वां हिस्सा रह जाएगी, मतलब वो 6 जूल हो जाएगी। इसकी बड़ी, एक्चुअल में तो बढ़ती है 6 जूल। लेट मी टेक एन एग्जांपल, आपको फिर ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कुछ एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल की, स्प्लिटिंग की एनर्जी, टोटल एनर्जी। मान लो कि ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, जब स्ट्रक्चर बनेगा उसकी टोटल एनर्जी मेरे पास 10 जूल है। 10 जूल टोटल एनर्जी, इन ऑर्बिटल्स की टोटल एनर्जी है 10 जूल, ऊपर वालों की भी नीचे वालों की भी, टोटल इनका 10 जूल है। अब उस 10 जूल में किसकी कितनी एनर्जी है, तो नीचे वालों की जब एनर्जी है, ऊपर वालों की एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो वो 3/5 इंटू 10 करूंगा, तो ये आ जाएगी 6 जूल। ऊपर वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी है 6 जूल, नीचे वाले ऑर्बिटल्स की जब एनर्जी निकालूंगा तो 2/5 इंटू 10, तो नीचे वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकलेगी 4 जूल। टोटल आपको 10 जूल मिलेगा, लेकिन नीचे वाले 4 कम हो गए, ऊपर वाले 6, ऊपर वालों की 6 होगी, नीचे वालों की 4 होगी, मतलब कुछ स्प्लिट हो जाती है एनर्जी, ऊपर 6 रह गया, नीचे 4। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये एनर्जी ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, टोटल 10 जूल थी, ऊपर 6 नीचे 4, नीचे वाली एनर्जी कम होगी, ऊपर वाली एनर्जी बढ़ जाएगी। बस इतना सा मीनिंग है, आगे जब इसको हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा नोट कह सकते हैं आप इसे, डेल्टा ओ भी कह सकते हैं, ठीक है, जीरो भी कह सकते हैं, वैसे जीरो जनरली नोट का मतलब जीरो होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए जरा। अब यहाँ इन्होंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रखा है, देखिए ये क्या कहता है, एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड के अंदर देखो, एक लिगेंड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये डी ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने सारे अलग अलग डी ऑर्बिटल दिख रहे हैं, दिख रहा है सबको? ये डी ऑर्बिटल्स और अंदर यस बहुत सारे सर। ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम के अंदर ये बहुत सारे, इतने सारे ऑर्बिटल हैं। तो जो लीगेंड बिल्कुल ऑर्बिटल की सीध में आएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जो सीध में नहीं होगा, जैसे जेड की सीध में ये सीधा एक ऑर्बिटल आ रहा है ग्रीन कलर, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स।
तो इस तरह से एनर्जी कम या ज्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग की एनर्जी दिखा रखी है, जस्ट एनर्जी है, डायग्राम है, जस्ट एंजॉय इट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला इधर वाला डायग्राम देखिए, जब स्प्लिट हो जाती है बैरी सेंटर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी यहाँ दे रखी है इन्होंने, ये बैरी सेंटर की, और ऊपर ईजी आ गए, नीचे T2G आ गए, इनकी एनर्जी कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ईजी के अंदर कौन कौन से हैं वो इसने दिखा रखा है। सबसे ऊपर देखो छोटा छोटा डायग्राम बना होगा, ये वाला डायग्राम, ये दिख रहा है सबको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों ऑर्बिटल शो कर रखे हैं। ठीक है, और नीचे ये तीन ऑर्बिटल शो कर रखे हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Why the energy raised by d and decreased by x y y z z x studied later part of the chapter। इसी चैप्टर के अंदर हम बाद में पढ़ने वाले हैं। The splitting of degenerate orbital due to the presence of the ligand in a definite geometry। तो वो definite geometry बनाते हैं, obvious है। The energy of separation between T2G known as crystal field splitting energy octahedral in the octahedral complex। Let's understand the splitting of help of the diagram। diagram की help से, ये वाला diagram हमने कल भी किया था, है ना, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो देखिए जरा, सपोज फ्री मेटल का एटम था, फ्री मेटल एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसने दिखा रखा है। जैसे ही कोई लीगेंड आया इसके पास, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे डीजेनेरेट है, सबकी सेम एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे ही ये स्प्लिट होगा, मतलब इसकी एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी T2G और EG के अंदर बैरी सेंटर के अगेंस्ट, तो ये दो तरह के ऑर्बिटल बन जाएगा। फिर से वही डायग्राम है, और एक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आएगा, बस ये अब आपको फैसला करना है। भाई ये सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो ये नीचे आना पसंद करेगा ऊपर, क्योंकि सारे ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। चॉइस क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, बताइए जरा। एनर्जी को ज्यादा करना चाहेगा या कम? कम। कम करना चाहेगा, ऑब्वियस है, तो नीचे T2G में आएगा। मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे खाली जगह मिल रही है तो T2G में आना पसंद करेगा। दैट इज इट। यस, क्लियर है बेटा सबको ना? सिंपल चीज है ये तो। Yes, sir. अब आगे देखिए, T2G ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल होते हैं ऑक्यूपाइड बाय द स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल के हिसाब से सारा काम करता है वो। उसका मतलब क्या है, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद में डबल डबल पेयरिंग होने वाली है। सीधा ऐसा मत भरना कि मान लो मैं बोल दूं कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहो 4 इलेक्ट्रॉन लो सर, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, एक को खाली रख दिया, ऐसे नहीं होगा। सब में एक एक आएगा पहले। यस बेटा, क्लियर है? यही हुन्स Yes, रूल sir. होता है। तो आगे हम इसको भरे भी गए, नो वरी। फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन द टू पॉसिबल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो D4 के लिए क्या हो सकता है, fourth electron will singly occupied example according to Hund's rule, fourth electron will undergo pairing with T2G। या तो अकेला भरा जाए या सिंगली ऑक्यूपाइड। जैसा मैंने वहां पोजीशन बताई कि 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक 2 यहाँ पे भर दिए, 2 यहाँ पे भर दिए, हो गए 4, ये खाली रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में पहले एक एक भरो, सब में एक एक आ गया। अब किसी एक ऑर्बिटल में 2 कर दो, इसमें 2 कर सकते हैं, टोटल 4 आ गए, बस बात खत्म। यही है हुन्स रूल। ठीक है, तो हुन्स रूल इसमें फॉलो होने वाला है, ऐसा नहीं कर सकते। टू पॉसिबिलिटीज, अब ऐसा होता कब है ये देख लीजिए। वो क्या कह रहा है, टू पॉसिबिलिटीज, अगर वो अंदर जाएगा तो कोई कुछ ना कुछ रीजन होगा। ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से अगर कम होती है, या ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो सकती है। अब ये क्या चीज है, पेयरिंग एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं, अब ये ध्यान से समझ लेना बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो डेफिनेट सी बात है, पेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पेयर करेंगे तो रिपल्शन करेंगे। यस, रिपल्शन करेंगे ना। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर ये पेयरिंग में रिपल्शन करेंगे, तो इनसे रिपल्शन से सिस्टम की एनर्जी जाएगी बढ़। तो ये क्या बोलता है कि अगर पेयरिंग ऑक्टाहेड्रल एनर्जी जो है डेल्टा ओ, इसकी वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ इसने कंडीशन लिखी है कि ये ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, या फिर ऐसा हो सकता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो स्प्लिटिंग होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियस है, वो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी को मायने रखेगा बजाय की पेयरिंग करे। या फिर पेयरिंग एनर्जी कम है तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कम है तो डेफिनेटली वो पेयरिंग को प्रेफर करेगा। अब ये पेयरिंग को प्रेफर कब करेगा, कब पेयरिंग होगी कब नहीं होगी, उसका एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या 4 ही लगा लेते हैं, चलो 4 5 ही लगा लो, ठीक है। 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 1 यहाँ भर दिया, खत्म। लेकिन इसकी बजाय मैं आपको ये कहूँ कि ऐसा क्यों करना है अपने को, सब में एक एक आने दो, दिक्कत क्या है। ये लो मैंने सब में एक एक भर दिया, ऊपर भी एक भर दिया और इसके ऊपर भी एक भर दिया,
अब बताओ 5 इलेक्ट्रॉन भरेगे, क्लियर है, ये समझ में आया? Yes, sir. अब अगर ये ऊपर भरने की बजाय अगर ये नीचे भरे तो नीचे एनर्जी कम है तो नीचे क्यों ना भरे, बट नीचे भरने पर इसे घाटा है, इसको पेयर करना पड़ेगा, पेयर करने से एनर्जी बढ़ जाती है। यस, क्लियर है? पेयर करेगा Yes, sir. तो एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आएगा तो एनर्जी घटेगी। तो अब नीचे आने पर मान लो नीचे आया, ऊपर से नीचे आ गया, मान लो एनर्जी घट गई 2 जूल, 2 जूल एनर्जी जो है वो कम हो गई, ठीक है, ऊपर से नीचे आने में 2 जूल एनर्जी कम होगी, माइनस में लिख दिया मैंने इसको, है ना। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर पेयरिंग कर रहा है तो पेयरिंग से मान लो 3 जूल एनर्जी बढ़ गई, +3 जूल, तो बताइए उसे पेयरिंग करनी चाहिए क्या? No, sir. कुल मिला के 1 जूल एनर्जी बढ़ गई, तो वो ऊपर अकेला बैठा था, ठीक नहीं था, वहां पर तो सिर्फ 2 जूल एनर्जी बढ़ रही थी, है ना। तो यही उसने नीचे बता रखा कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से, ठीक है, तो पेयरिंग नहीं होगी, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगी। समझ में आया? मतलब जब वो पेयर बनाएगा और उस पेयर बनाने पर जितनी एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की, लेकिन ऊपर ना जाके नीचे रह जाएगा, तो जितनी एनर्जी उसकी कम रहती है उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके पता लगेगा वो पेयरिंग को फेवर करेगा कि नहीं करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, लेट्स अंडरस्टैंड द स्प्लिटिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑर्बिटल डायग्राम से भरते हैं भाई इसको। सबसे पहले D1 कॉन्फ़िगरेशन है, T2G1 और EG में 0, D2 कॉन्फ़िगरेशन में T2G में 2 और EG में 0, D3 में T2G में 3। तो देखो ये क्या कह रहा है, D1 कॉन्फ़िगरेशन ये इसने भर दी, ये D1 कॉन्फ़िगरेशन भर रखी है। यस बेटा, क्लियर है सबको? एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है। D2 कैसे दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, ये D2 कॉन्फ़िगरेशन होगी। D3 कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। D3 तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा नीचे वाले में ही भरे जाएंगे। यस, क्लियर है सबको ना? Yes, sir. मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब 3 से हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो अब वो 3 से ज्यादा जब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा। तो इस तरह से कर सकता है, एक पेयर हो जाए, या फिर ऐसा कर सकता है यहाँ पर एक ही रहे, ऊपर एक चला जाए। तो ये कब डिपेंड करेगा, पेयरिंग से जो एनर्जी बढ़ी है और नीचे रहने की वजह से जो एनर्जी घटी है, दोनों में कौन सा कम है, जो कम है उसको फेवर करेगा। क्लियर है? तो अगर नीचे रहने पर उसको कम एनर्जी फील हो रही है तो नीचे को फेवर करेगा, अगर ऊपर जाने पर कम एनर्जी फील हो रही है तो ऊपर को जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ वही चीज अब हम करने वाले हैं। तो D3 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर अब D3 के बाद में आएंगी। डेल्टा ओ पेयरिंग से कम है, डेल्टा ओ पेयरिंग से ज्यादा, यहाँ पे भी इसने दिखा दिया। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है पहले तो उसको देख लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ए सिंगल ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में, सिंगल ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन डाल देते हो आप और वो पेयर हो जाता है, तो उस टाइम पे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, जितनी भी बढ़ती है। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी टू सेट ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल आफ्टर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो भाई 2 तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, वो क्रिस्टल फील्ड करते हैं, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है जब वो ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बनाते हैं, है ना, वो सिंपल सी चीज है। अब देखिए पेयरिंग कब पॉसिबल है। ऑक्टाहेड्रल एनर्जी अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, ज्यादा पेयरिंग ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल कम है, लेस एनर्जी देन पेयरिंग एनर्जी, देन स्प्लिटिंग इज प्रेफर्ड। तो स्प्लिटिंग प्रेफर होगी, ठीक है, यानी कि वो टूट जाएगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग इज मोर, स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, देन पेयरिंग इज प्रेफर्ड। दोनों में पेयरिंग लेस देन पेयरिंग एनर्जी, देन स्प्लिटिंग इज प्रेफर्ड। जब वो स्प्लिट हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी मोर है तो पेयरिंग एनर्जी, देन पेयरिंग इज प्रेफर्ड, तो उस टाइम पे पेयरिंग प्रेफर्ड होगी, मतलब वो पेयर करना पसंद करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। स्प्लिटिंग का मतलब ऊपर जाना है ऑर्बिटल का। यस बेटा, क्लियर है? Yes. ये बात समझ में आई? बस इसको जरूर समझ लेना कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो रद्दी केस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं D4 वाला। ये एग्जांपल हमें बताएगा कि D4 में क्या होने वाला है। D3 तक कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखो केस 1 में इसने दिखा रखा है। केस 1 देखो, सीधा डायग्राम से दिखा रहा हूँ, T2G और EG, सीधा ये डायग्राम देखिए। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, 3 नीचे रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब ऊपर गया तो ऊपर की एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा केस, हो सकता है वो पेयर बना ले, चारों इलेक्ट्रॉन नीचे रह गए, एक ने पेयर कर लिया, ऐसा भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब डिपेंड करेगा एनर्जी पर। द सेकंड केस, डेल्टा पी जो है वो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से, तो इसलिए वो नीचे ही रह जाएगा, देन पेयरिंग इज प्रेफर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग प्रेफर होगी और इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा।
क्लियर है बेटा, यहाँ नीचे रह रहा है, ये डायग्राम से सीधा समझ में आ रहा होगा आपको, ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. है ना, सिंपल चीज है, नथिंग स्पेशल इन दिस। पी स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ लिगेंड एंड फ्रॉम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। आगे देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी जब रिलीज होती है, बाय विच ए कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज्ड होता है, कंपेयर टू द फ्री आयन के मुकाबले, ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की वजह से उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है और वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसी को स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि जब किसी एटम के या आयन के, जो मेटल आयन है, उसके ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले स्प्लिट कर जाते हैं दो हिस्सों में, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। अगर वो स्प्लिट ना करें तो उनकी जितनी एनर्जी होती है, जितनी भी, मान लो उनकी एनर्जी बनती है 20 जूल, और स्प्लिट कर गए तो उनकी एनर्जी आ गई 10 जूल, तो डिफरेंस आया 10 जूल का, वो 10 जूल एनर्जी जो है वही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ द CFE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी कैलकुलेशन अब जो आएगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है जेई एडवांस में, मेंस में, और साथ में पेपर में भी आता होता है कभी कभी, बट उसमें सिर्फ डेफिनेशनें होती है इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जनरली कम आता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, देखिए, एनर्जी रिलीज व्हेन कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू द स्प्लिटिंग, वही बार बार दोबारा एक ही डेफिनेशन लिखी हुई है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है? The difference of energy between the two set of degenerate orbital after the crystal field splitting is known as crystal field splitting energy. Splitting energy क्या होगी? दो सेट ऑफ एनर्जी के बीच में जो गैप है उसको स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। एग्जांपल करेंगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो मान लीजिए आपके पास में कुछ n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड T2g ऑर्बिटल, तो n की वैल्यू है कुछ -0.4 T2g और 0.6 EG मल्टीप्लाई में ऑक्टाहेड्रल, n इंटू पेयरिंग एनर्जी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला समझ में आया सभी को? बताओ जरा। नीचे जो T2g ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी -0.4 होती है, मल्टीप्लाई में n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से हैं ये T2g हैं, ये हैं T2g जो नीचे, जिनकी एनर्जी कम रह जाती है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. इनकी एनर्जी कैलकुलेट होगी, T2g वालों की एनर्जी, T2g में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 इंटू 1 0.4 रहेगा। दो इलेक्ट्रॉन है 0.8, तीन इलेक्ट्रॉन है 1.2 माइनस का। यस, क्लियर है? Yes, sir. ये T2g की एनर्जी कैलकुलेट ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितने भी T2g में इलेक्ट्रॉन्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 0.6 इंटू n, और ये प्लस का है 0.6। अब ये क्या होता है? ये होता है Eg ऑर्बिटल का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं Eg ऑर्बिटल के अंदर, उनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। Eg G के बीच में डॉट नहीं लगेगा, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से। मान लो दो इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले ऑर्बिटल में Eg में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.6 को, कितना आ जाएगा? 1.2। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, एक माइनस की एनर्जी आएगी, एक प्लस की एनर्जी आएगी, दोनों को जोड़ना है, और उसके बाद में क्या करना है, इनके जोड़ को मल्टीप्लाई करनी है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, और इसके अंदर प्लस में है पेयरिंग एनर्जी P इंटू एन। यहां पर P क्या है? पेयरिंग एनर्जी है। यस, समझ में आ गया अभी बेटा फॉर्मूला? Yes, sir. क्लियर है? तो ध्यान देना, हमने क्या किया था, 2/5 और 3/5 ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी, ऐसा ही कुछ किया था, याद है? यही था। Yes, sir. तो इसको डिवाइड करके देखो, 0.4 आ रहा है, Yes, इसको डिवाइड yes, sir. करके वही देखो आएगा. 0.6 आ रहा है। तो ये वही लिखा है मैंने, वो दोनों एक ही बात है, 5/2 और हो जाता ना 0.4 और 0.6 लिख सकते हो उसकी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
क्लियर है ना? तो ये होते हैं, अभी स्पिन पेयरिंग एनर्जी है, एन नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, एन है कि एन स्टार है वो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये स्टार लगेगा भाई यहाँ पे, एन एन के पीछे स्टार लगेगा, याद रख लेना, 2 स्टार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा, इसको मैं अलग पेन से करता हूँ, ये जरूरी है, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, तो जब हम एग्जांपल करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा का असली मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बॉक्स कर रहे हैं, इसको ध्यान से करना। एक्स्ट्रा पेयर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ, मतलब जिनको पेयरिंग तो करनी है, उनका तो बेचारों का, उनके पास तो कोई वो ही नहीं है, अल्टरनेट ही नहीं है। वो भी जब हम 1 से 10 तक सारे ऑर्बिटल उसी एक ऑर्बिटल के अंदर, उसी एक डायग्राम में जो सबसे पहले किया उसमें भरने वाले हैं सभी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 4 और 6 यही 2 चीजें हैं जिनसे मल्टीप्लाई करना होता है। टेट्राहेड्रल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर कुछ और ही तिकड़मबाजी होती है, उसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, बाकी सब सेम रहता है। नो डिफरेंस बिटवीन CFT एंड CF crystal field splitting और crystal field splitting energy is that the crystal field splitting we don't require spin pairing energy। स्प्लिटिंग में हमें स्पिन पेयरिंग एनर्जी जरूरत नहीं चाहिए होती है, इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। अब देखो इस पे ना मेरा हाथ भी सही नहीं चल रहा, पता नहीं कैसा बोर्ड है ये, उस प्रैक्टिस ओपन बोर्ड पे ही की हुई है सारी, इस पे अंडरलाइन भी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ रहा है। खैर, तो जिसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं होती है, बाकी दोनों में सेम चीजें हैं, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज बहुत आसानी से समझ में आएगी ये क्या है। आगे देखो भी CF क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, 0.4 N T2G, 0.6 N T2G EG और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग की एनर्जी, स्प्लिटिंग ये होती है, और एनर्जी मतलब उसमें पेयरिंग एनर्जी जुड़ जाती है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्री मेटल आयन हैविंग D4। अब ये D4 कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल लेंगे, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन विद वीक फील्ड, वीक फील्ड के साथ। तो वीक फील्ड क्या करता है, पेयरिंग नहीं करवा सकता, याद है सबको, वीक Yes, sir. फील्ड पेयरिंग नहीं करवा सकता, यस पेयरिंग सर। है ना, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो वीक फील्ड तो ऊपर ही रहेगा, तो नीचे नहीं आने वाला, ये इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी इसमें ज्यादा होती है, वीक फील्ड बेचारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एन स्टार की वैल्यू 0 है, ये ध्यान दे लेना, जब एन स्टार की वैल्यू 1 आएगी तब बताऊंगा होता क्या हो। अभी पेयरिंग डज नॉट ऑक्योर, एन स्टार इक्वल 0, एन इक्वल 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्री मेटल एटम, सेम चीज है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करी, तो एन स्टार क्योंकि 0 था तो यहाँ तो आ जाएगा 0, और बाकी क्या, बाकी सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। D4 वीक फील्ड लिगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो T2G के अंदर 3 है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड EG में 1 है, ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर तो 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। फिर ऑक्टाइडल लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये आपको दी नहीं हुई है तो अभी कुछ मत भरो। एन ये तो 0 है, प्लस में 0 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। स्पिन पेयरिंग एनर्जी वो भी नहीं दे रखी है, एन की वैल्यू वैसे 0 तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला यही अप्लाई करना, कुछ नहीं करना। आगे देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अब इसने दिखा रखी है कैसे, तो ये ऑक्टाहेड्रल इनटू 0.6 आ जाएगी, जो नहीं दी वैल्यू उसको वैसे रहने दो, बाकी सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। यस, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट हुई है। Yes, sir. लेट्स टेक एन एग्जांपल विद हैविंग D। अब एक और है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करवा देगा। अब इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो देखो एन स्टार की वैल्यू जो है वो 1 होती है, यहाँ पे दिखा रखी है, मतलब पेयरिंग एनर्जी है 1, एन स्टार दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होने वाला है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं एक्चुअल में, भाई नीचे वाला कुछ नहीं करना, 0.4 होती, 0.6 होती नीचे वाली एनर्जी, 0.4 So 0.4 होती है नीचे वाली 0.6. एनर्जी, 0.6 होती है, 4 होती है, Yes, sir. 0.4 ही होती है. इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.4 को, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 है इलेक्ट्रॉन है, 4 चौके 16, 1.6 आ जाएगा माइनस का, बस बात खत्म, ये इसकी आ गई एनर्जी। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई में ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को ऐसा कैसा रहने दो, वो तो वैल्यू दे ही नहीं रखी है, ठीक है। क्या हुआ भाई, स्क्रीन गायब हो गई थी ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर।
नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया इसने, तो यहाँ पर क्या किया, ये 4 हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दिए 4, यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दिए 0, ऑब्वियसली 0 थे, ऑक्टेडल ऐसा कैसा, पेयरिंग एनर्जी 1 है, ठीक है, तो याद रखना पेयरिंग वाली एनर्जी है 1, एक की पेयरिंग भी थी, हमने नहीं जोड़ी ना, तो इसको भी जोड़ेंगे, तो टोटल क्या बनेगा, अब पेयरिंग की वैल्यू नहीं है, ऑक्टेडल की वैल्यू नहीं है, तो इनको ऐसा कैसा रखो, बाकी सबको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना वो कर दो, ठीक है, तो टोटल क्या आएगा 1.6 प्लस में एक पेयरिंग एनर्जी मल्टीप्लाई में ऑक्टाहेड्रल। अब ये पेयरिंग एनर्जी अंदर कैसे चला गया, ये बताया कोई, पी अंदर चला गया ना, यस बेटा, किसी को कोई गैस है, ये अंदर कैसे चला गया, ये एक्चुअल में लिखा ही उस हिसाब से हुआ है, ये थोड़ा सा रॉन्ग फॉर्म में, ये पी अंदर जाता होता है, ये पी अंदर ही रहेगा, पेयरिंग एनर्जी पहले जुड़ेगी फिर ऑक्टाइडल से मल्टीप्लाई होने वाली है, यानी कि आंसर यही आएगा। ये समझ में आ गया सभी को, यस? सर ये तो प्लस हो रही है, फिर अंदर मल्टीप्लाई कैसे हो रही है ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हुई बेटा, ये पी अंदर ही था, आप इस पी को अंदर ही समझिए, प्लस में पी पेयरिंग एनर्जी, 1 पेयरिंग एनर्जी है तो प्लस में पी आ गया, 1.6 माइनस का प्लस में पेयरिंग एनर्जी, और फिर ओवरऑल मल्टीप्लाई होता है वो डेल्टा ओ से, ठीक है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, उन्होंने पहले ये अंदर बाहर गलत दिखा रखा है फॉर्मूले में, यूं कर, ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। सिंपली सीधा ये फॉर्मूला इस हिसाब से याद रखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड D4 के लिए हमें पता लग गई भी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितनी होती है, D5, अगर D5 हो तो D5 के लिए कितनी निकलेगी, तो देखो 3 ऊपर, किसके लिए ये ध्यान रख लेना, ठीक है, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों के लिए कैलकुलेट कर रखी है, तो D4 के लिए 0.6 बनी थी, 1.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी थी, पेयरिंग एनर्जी अभी नहीं निकाल रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड लिगेंड CF ऑफ S, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हमने बनाई थी, ये ध्यान दे लेना, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, रुको, D4 के लिए 0.6 माइनस का वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये आएगी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए 1.6 इंटू दिस वन आएगा, क्लियर है, यस सर। समझ में आया। D4 के लिए, D5 के लिए वीक फील्ड लिगेंड के लिए 0 इंटू ऑक्टाइडल दिखा रखी है, और इसके लिए 2.0 इंटू ऑक्टाइडल दिखा रखी है, तो भाई इस D5 के लिए कैसे निकालेंगे, कोई निकालना चाहेगा, D5 के लिए हम चेक करके देखते हैं, नीचे हैं 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 5 है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो मतलब ये 3 नीचे भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, तो इनकी Yes, इनको sir. करेंगे 0.4 मल्टीप्लाई में 3, 3 चौके 12, 1.2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.6 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 2, So 0.6. 1.2, 2 आएगा बेटा, अब 0.6 तो लगा रखा मैंने ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आ गया, 0.6 तो ये इन दोनों का माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए इसने 0 लगा रखी है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए 0, यस, क्लियर हुआ। Yes, sir. अब दूसरा देखिए जरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए अगर लगाएं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब होगा दोनों के दोनों ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, यानी 5 के 5 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स में होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 0.4 मल्टीप्लाई में 5, 2.0, यस, क्लियर है, और ये माइनस में होती है इसलिए माइनस में लगा रखा 2.0, क्लियर हुआ। 5 के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, Yes, sir. अब तो साथ में पेयरिंग वाली भी तो होगी। प्लस में पेयरिंग होगी, अभी पेयरिंग को नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, जस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में अभी पेयरिंग को ऐड नहीं कर रहे हैं, पेयरिंग होगी, डेफिनेटली होगी। 6 के लिए देखो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड के लिए 0.4 आएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए 2.4 आएगी, आप इसको निकाल सकते हो, पेयरिंग एनर्जी प्लस में आ जाएगी। 7 के लिए भी, फिर 8 के लिए भी निकाल सकते हो, 7 8 के लिए, 7 के लिए यहाँ तक तो ऐसे ही निकलेगी, चलो 7 के लिए फिर से निकालते हैं। अब 7 में ध्यान से देखना, 2 4 6, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 6 नीचे आ गए एक साथ, एक ही ऊपर आएगा, तो 0.4 इंटू 6, 2.4 माइनस का, और 0.6 इंटू कितना आएगा, 4, नहीं सॉरी 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 0.6 घटा दो 24 में से, 1.8 माइनस का, 1.8 माइनस का बचेगा, ये यहाँ पे आया हुआ है, यस, समझ में आया। Yes, sir. वीक फील्ड के लिए क्या होगा भाई,
वीक फील्ड जो है वो पेयरिंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती कुछ पेयरिंग तो करेगा। ये अब यहाँ D7 में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान देना। क्या है, D7 के केस में 7 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड है, मतलब वो पेयरिंग को प्रेफर नहीं करता, ऐसा फील्ड है। तो पहले तीनों में एक एक भर दिया, ठीक है, ऊपर वालों में भी एक एक भर दिया, ठीक है। अब एक 6, 3 और 2 5 तो हो गए, 6 और 1 7, कम से कम ये तो भरना ही पड़ेगा ना। ऊपर जाएगा पेयरिंग करेगा, नीचे भी पेयरिंग करेगा, कोई अल्टरनेट नहीं, लेकिन ऊपर जाएगा तो बेटर रहेगा, सॉरी नीचे आएगा तो बेटर है, क्योंकि एनर्जी तो कम है, पेयरिंग एनर्जी तो दोनों केसेस में बढ़ रही है। तो ये आएगा 0.4 मल्टीप्लाई में 5, 2.0 माइनस का, और ये कितना आएगा 0.6 मल्टीप्लाई में 2, 1.2 प्लस का, कितना आ जाएगा माइनस का 0.8 बचेगा। यस, दो में से 1.2 घटा दो, तो माइनस का 0.8 इन्होंने दिखा रखा है। यस बेटा, क्लियर है। यस सर। और इसके बाहर भी एक माइनस लगा रखा है, वो माइनस नहीं है, वो हाइफन है, दैट इज हाइफन नॉट ए माइनस। ये समझ में आ गया, यस वो सर। हाइफन है, माइनस नहीं है। अब बात आती है इन D0 टू D10, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज 0 बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 0। D0 में, जिसमें D में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और D10 में जिसमें सारे के सारे फुल है, D10 में क्या है, नीचे 6 है तो 6 चौके 24, 2.4 बनेगी, ऊपर 4 है तो 0.6 को 4 से 6 चौके 24, ये भी 2.4 बनी, एक माइनस की एक प्लस की, ओवरऑल क्या आ गया 0, यानी D10 में 0 आएगा। समझ में आया D10 में 0 कैसे आएगा। यस बेटा, यस सर। है ना, तो इन दोनों में तो D10 में 0 आएगा, ठीक है, 0 0। नेक्स्ट देखो D3 और D8, 3 तक तो मेरे को पता ही, आपको पता ही, 3 में तो नीचे वाले में तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएंगे, ऊपर तो आएगा ही नहीं कोई, सारे के सारे। और D8 देखो, D8 भी, D8 में क्या होने वाला है अभी हम डिस्कस करेंगे। D8 वैल्यू आर इक्वल, इनकी वैल्यूज इक्वल हैं, और ये 1.2 है। क्यों इक्वल है अब जरा देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम भर के देखते हैं 8 को, चाहे वीक फील्ड भरो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड भरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 से। 8 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले सब में एक एक भर दिया, 5 हो गए, फिर 6 7 8। अब आपको लगता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो पेयरिंग करवा देगा, नीचे ऑलरेडी पेयरिंग हुई पड़ी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। यस। यस सर। और वीक फील्ड है तब भी वो अंदर वाले पेयरिंग करेंगे ही करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अंदर वाले पेयरिंग नहीं करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो और भी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, पेयरिंग तो उनको ऊपर भी करनी पड़ेगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं गायब कर दूं और ऊपर कर दूं, पेयरिंग तो इसको ऊपर भी करनी पड़ी, नीचे भी पेयरिंग एनर्जी तो सेम होगी, बट फर्क क्या पड़ा, ऊपर एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई इसकी, तो इसलिए वो नीचे रहना पसंद करेगा। क्लियर है, तो इसलिए D8 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D3 में तीनों नीचे ही रहेंगे, उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और D8 और D3 का जब कैलकुलेशन करोगे सबका 1.2 ही आएगा। तो ये अब आपको याद होना चाहिए, 1.2 आता है माइनस का। D1 के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग -0.4 होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है नीचे ही आएगा। D2 के अंदर -8 होगी ऑलवेज, ठीक है। D3 में 12 होगी, 1.12, और 8 में भी उतनी रहनी है। D9 के केस में क्या होगा, 10 हम कर चुके हैं, 9 के केस में इतनी आएगी, ये भी हमेशा फिक्स रहेगी 0.6 ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, फाइंड आउट करना D9 चलो हम निकाल के देखते हैं। D9 के केस में 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर, 9 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। इसका स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड से कोई लेना देना, ना D8 का कोई लेना देना, ना D9 का लेना देना, और D10 का तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो 0 ही हो जाएगी, तो उसको तो कैलकुलेशन का फायदा ही नहीं है। समझ में आ गया बेटा सबको। तो इसकी एनर्जी देखो यस कितनी सर। निकलेगी, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, 6 चौके 24, 2.4 आएगा माइनस का 2.4, और ऊपर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 6.6 है एक की, है ना। तो 3 की कितनी होगी, 6 18, 1.8 हो जाएगी। दोनों को माइनस करेंगे 2.4 में से, तो कितना 1.8 गया, कितना बचा, 14 में से 8 गए, 6 बचते हैं, और 2 में से 1 गया, यहाँ एक ही रह गया 0.6 माइनस का। तो ये उसने वही दिखा रखी है D9 के अंदर 0.6 माइनस का, ये रहा। क्लियर है, यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता मुश्किल है। इज दिस, नो सर, फाइन। सारे ऑर्बिटल बनाइए, सबकी एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, पेयरिंग एनर्जी का हिसाब बाद में करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो देखो कैलकुलेशन
note calculation show that D4 D7 coordination entities are more stable for strong field ligand as compared to weak field ligand. तो ये कैलकुलेशन ये बताती है कि D4 जिसकी एनर्जी है ना कम वही ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो सिंपल है। तो D4 और D7 जो है ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होती हैं फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ज्यादा होती है ड्यू टू मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो D4 और D7 ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, हालांकि आप कैलकुलेट करके बता सकते हो बट यू शुड हैव टू लर्न। आगे कुछ समरी आ जाएगी, ठीक है, समरी को तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर, यहाँ पर हम अगला लेक्चर शुरू कर देंगे एक्चुअल में। क्वेश्चंस, क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल कैलकुलेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यानी अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी, टेट्राहेड्रल को हम कल कर लेंगे थर्ड पॉइंट को, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस तो जरूर, जेई मेन में 2019 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, यू शुड हैव टू डन दिस। द मेटल d orbital that are directly facing the ligand K3CO cyanide 6R, डायरेक्ट कौन फेस कर रहा होगा लिगेंड को, भाई कौन सा लिगेंड डायरेक्ट फिक्स करेगा, फेस करेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, याद है यही बताया था, वो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, डायरेक्ट फेस होते हैं वो लिगेंड के, है ना। यस सर। बस इतना ही है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसकी सॉल्यूशन को देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आ गया था क्वेश्चन, क्रोमियम वाटर 6 क्लोरीन 3, एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट 3.38 बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन का फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, बताया कोई क्या होता है, Bm सर रूट इक्वल में n इंटू n माइनस 2, n प्लस 2 बेटा, अंडर रूट n प्लस 2, ठीक है, -2 नहीं आएगा, +2 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें पता है इसकी वैल्यू है 3.8, तो हीट एंड ट्रायल मेथड निकाल के बता सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ d ऑर्बिटल ऑन द क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स R इज, वैसे तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के 6 वाटर जोड़ने आपको, तो कितने अनपेड बचेंगे कितने पेड बचेंगे वैसे करके कर सकते हो, तो वैसे भी करके देखते हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ दिखा रखा है क्या, n+2 करके दिखा रखा है, n की वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, ये सीधा निकाल रखा है, ठीक है। जब आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। साइनाइड 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडेशन D2sp3 होगी, पक्की बात है हाइब्रिडेशन तो वही होगी, लेकिन कैसे वो देखते हैं। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम है जो मैंने कल करवाया था, इसलिए मैं बोल रहा था, क्रोमियम है और कितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा इस पे, 3 पॉजिटिव, यस, क्योंकि 3 यस क्लोरीन सर। बाहर लगे हुए हैं, यस बेटा, क्लियर है, 3 पॉजिटिव बनेगा, तो 3 पॉजिटिव मैंने बना दिया। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है, फिर आता है 3d, क्रोमियम में 3d में 4 होने चाहिए लेकिन 5 होते हैं, कोई बात नहीं, s में 1 होता है, आपने एक इलेक्ट्रॉन s से उड़ाया, d में 5 थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दिए तो d में 3 रह गए, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। क्रोमियम 3 यस पॉजिटिव की सर। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने। अब एक्चुअल में क्या होता है पता है, पहले बनाओ 3d ऑर्बिटल, 3d पहले होता है तो उसको पहले बनाना पड़ेगा, 5 ऑर्बिटल है इसमें, ठीक है, 3 4 5, उसके बाद में s बनेगा, 4s बन गया, ठीक है, उसके बाद में 4p बनेगा, p में 3 होते हैं, 3 बनाइए, ठीक है। यहाँ पर आप स्प्लिटिंग का चक्कर मत दिखाने लग जाना, 4p आ गया, फिर 4p के बाद क्या आएगा, 4d आएगा डेफिनेटली, है ना, और f भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए, ये क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे भरे जाएंगे, p में कितने हैं, 3d में, ये 3d ये है, 3d 3d में 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s, फिर 4p है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर 4d है, शायद ये भरेगा ही नहीं, बट आपको सीक्वेंस हमेशा ये दिखाना है, 3d 4s 4p 4d, सीक्वेंस यही रहेगा। 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, अब क्लोरीन वैसे वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग तो नहीं करवाएगा, लेकिन उसको खाली ऑर्बिटल मिल रहे हैं, d2, ठीक है, 2 ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं, d2sp3, हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा,
ये समझ में आ गया। D2S1P3, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, 3 4 5 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। यस बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड रह गए, अनपेड का बोहर मैग्नेट्रॉन निकाला मैंने, ठीक है, तो वो n की वैल्यू कितनी निकलेगी वो आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। n+2 है, तो यहाँ पर आप n इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, तो n की वैल्यू 3 निकाल सकते हैं तिकड़मबाजी करके, तो आपको पता लग जाएगा। यस, क्लियर है ना? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये करना आना चाहिए आपको हमेशा। 3D पहले, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d लिखना इसी सीक्वेंस में है, ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन में गलती ना करें कि डी पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है ना? यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ये चीज जरूर याद रखना, जो डी बाद में आता है वो 4D वाला होता है, जो पहले आता है वो 3D वाला होता है। अब आपको चेक करना 3D वाला पहले आ रहा है कि 4D वाला पहले आ रहा है। 4D वाला बाद में आएगा, बट 3D वाले में खाली है कि नहीं, कुछ खाली है तो ये वाइब्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं है खाली तो फिर 4D वाला करेगा। अगर यहाँ ये दोनों भरे होते हैं ऐसे करके, तो फिर देखो 4D के 2 ऑर्बिटल यूज होते हैं, sp3d2 हो जाता है ना? बस यही फर्क आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना बेटा ये सबको क्वेश्चन? यस सर। कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन की बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज्ड बाय ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वही 0.4 T2G, 0.6 EG ऑक्टाहेड्रल प्लस n स्टार p, यही वाला फॉर्मूला। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड T2G ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n स्टार जो है वही है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग। तो यहाँ देखिए अब D4 के केस में, वीक लिगेंड के केस में वही सेम टू सेम दोबारा से दिखा रखा है। D4 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वही चीज सेम टू सेम है, ये दोबारा से चिपका रखा है ऐसे ही, आई थिंक, है ना? अब यहाँ एक टेबल दिखा रखी है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, यहीं से स्टार्ट करेंगे अब इसको, ठीक है? तो इस टेबल में देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D4 हो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वीक फील्ड के लिए 0.6, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए 1.6, माइनस में दोनों। D5 के लिए 2.0, D6 के लिए 2.4, 0.4, माइनस में जो सबसे ज्यादा है वही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? नोट द कैलकुलेशन शोन that D4 and D7 coordination entities are more stable for the strong as compared to weak। तो D देखो, D4 और D7, D7 में 1.8 आ रही है, D4 के अंदर कितनी आ रही है, 0.1.6 आ रही है, ठीक है? जबकि इसके वीक फील्ड में 0.6 और 0.8 है, ये ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे नहीं है ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है? बट एट लीस्ट वो दूसरे हिसाब से पूछ रहा है। यस, क्लियर हुआ सबको? यस सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक ये D6 भी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर ज्यादा स्टेबल है वीक के मुकाबले। D6 में इसका नाम क्यों नहीं लिया, क्या ये गलत दे रखा है क्या? चेक इट योरसेल्फ, ठीक है? इसको आप लोग खुद चेक ओके करेंगे, सर। ठीक है? ये क्या गलत है चेक कर लेना मेंशन करके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, अभी AIEEE 2011 के अंदर आता है। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन निकेल एंड क्लोरीन एंड साइनाइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली आर। निकेल कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, वाटर कर रहा है, तो तीनों की रिएक्शन करके आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो निकेल क्लोरीन जुड़ेगा, साइनाइड जुड़ेगा, वाटर जुड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निकेल ना अलग तरह का बिहेव दिखाता है, D8 होता है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, D8 कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन सा दिखाएगा? अब ये ध्यान दे लेना, B इज द करेक्ट आंसर, यानी कि टेट्राहेड्रल दिखाता है क्लोरीन के केस में, वीक फील्ड में टेट्राहेड्रल, फिर उसके बाद साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्क्वायर प्लेनर, और ठीक ठाक फील्ड के अंदर ऑक्टाहेड्रल, है ना कमाल? निकिल का, निकिल 2 पॉजिटिव के केस में ये याद रख लेना, D में 8 कॉन्फ़िगरेशन होती है निकिल में, और वो वीक फील्ड के अंदर टेट्रा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर स्क्वायर प्लेनर, और अगर ठीक ठाक एवरेज है, जैसे वाटर वीक है लेकिन थोड़ा कम वीक है, तो उसके केस में क्या दिखाएगा? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए इसका रीजनिंग यहाँ पे कुछ बता रखी होगी। D8 कॉन्फ़िगरेशन, निकिल 2 D8 कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो क्लोरीन 4 जोड़ेगा, ठीक है, विद क्लोरीन, साइनाइड 4 जोड़ रहा है, 2 नेगेटिव विद साइनाइड, एंड वाटर 6 जोड़ता है, ठीक है? तो ये इसके कॉम्प्लेक्स हैं जो याद रखने चाहिए, आपको याद रखने पड़ेंगे, चाहिए नहीं है, दिस मस्ट बी लर्न, ठीक है? तो वाटर के साथ, ये वाटर के साथ अलग दिखाता है, साइनाइड के साथ अलग, क्लोरीन के साथ अलग। क्लोरीन वीक लिगेंड है, हाई स्पिन, हाई स्पिन sp3 टेट्राहेड्रल, तो ये हाई स्पिन बनाएगा sp3 टेट्राहेड्रल, क्योंकि वीक लिगेंड है क्लोरीन।
साइनाइड स्ट्रॉन्ग है इसीलिए क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा, D2sp3 यानी स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और वाटर के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। वाटर के साथ इसका हमेशा 6 होता है, इसका कोई रीजनिंग नहीं बताया इसने, तो ये याद ही रखना पड़ेगा। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। वीक और स्ट्रॉन्ग का हम निकाल सकते हैं। देखो वीक फील्ड है, ठीक है, वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, है ना, तो sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो पेयरिंग करवा देगा, dsp2 बनेगा, dsp2 स्क्वायर प्लेनर के लिए होता है, ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ कर देगा। 10 डी करेक्ट आंसर, करेक्ट डी है, ठीक है। अब आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन था वो ऊपर वाला। कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स आयन दैट विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन इट्स मेटल टू 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट इज। ये कौन है जो 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो लूज कर देगा? कौन सा मेटल आयन है? तो यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, ये देखो PHE, ये फेनेंथ्रोसिन है, शायद वही है ना। तो CO फेनेंथ्रोसिन 3 2 पॉजिटिव, या निकिल ऐसा करेगा, या जिंक ऐसा करेगा, या आयरन ऐसा करेगा। तो क्वेश्चन क्या बेटा? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स आयन है दैट विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इट्स मेटल टू 3 पॉजिटिव। मेटल की ऑक्सीजन स्टेट 3 पॉजिटिव होने पर वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को लूज कर देगा, मतलब उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी खराब हो जाएगी फेनेंथ्रोसिन से रिएक्शन करके, ठीक है। तो वो कौन सा है? इग्नोर पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करना है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो वो कौन सा लीगेंड होगा, मतलब ये लीगेंड तो दे रखा है, लेकिन कौन सा मेटल आयन होगा, मतलब इसको याद करना है, सिंपल सी बात है। ये एक्सेप्शन की तरह आपको लर्न करना है क्वेश्चन की आयरन ऐसा करता है फेनेंथ्रोसिन के साथ, तो वो कैसे करता है देखिए। ऑन ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स आयन 2। कॉम्प्लेक्स आयन 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन 2 में कन्वर्ट हो जाता है जब ऑक्सीडेशन होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 इन केस ऑफ D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। ये 0 होती है, D10 में तो 0 होती है पता है, D5 में भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 होती है, ये चीज लर्न कर लेना, ठीक है। हालांकि D5 में हम देखते हैं कि वो 0 नहीं हो सकती, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में भी वो ऊपर नीचे हो जाए, है ना, बट इस केस में यहाँ पर वो 0 बनेगी। सिंस गिवन दैट कॉम्प्लेक्स हैज क्रिस्टल फील्ड एनर्जी 0, उसने खुद दिया है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। इट विल आइदर बी D5 और D10, या तो ये आइदर यानी ये गिवन है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी 0 है, तो या तो वो D5 होगा या D10 होगा। D10 का हमें पहले से पता है, बट D5 भी ऐसा करते हैं। तो इन जिंक के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी 0 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, डी के अंदर 10 होते हैं, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ये पहले से D10 है, ठीक है, जिंक पहले से D10 है, तो ये तो इनकरेक्ट है। उसके अलावा को आयरन को इसने करेक्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है, डी, आयरन ऐसा करेगा। इसको बना के देखना, और कुछ ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आयरन +2 है, +2 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर D6 होता है, +3 में जाएगा जब आयरन, देखो +2 में D6, डी में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें आयरन में, जब वो +3 में जाएगा तो कितने हो जाएंगे, +3 के अंदर उसके अंदर कितने बनेंगे, D5 बन जाएंगे, तो ये जा सकता है। अपॉन ऑक्सीडेशन CO अंडरगो, ये कोबाल्ट जो है वो भी D6 के से D सेक्शन में, D7 में जाता है, आयरन प्लस D5 में जाएगा, ये बाद में लिख रखा है इसमें, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेना। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। D6 एंड D7 फॉर्म डोंट 0 ऑक्सीजन स्टेट एंड D5, ठीक है। इसको जस्ट सॉल्व करके देखना कि कौन ऑक्सीडाइज होगा। आयरन ऑक्सीडेशन करता है तो वो D4 से और D6 से D5 में जाता है, ठीक है, बाकी के ऐसा नहीं जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉम्प्लेक्स आयन दैट हैज नो D इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम इज, जिसमें D इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कौन हो सकता है जिसमें D इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्रोमियम में कितने होते हैं, 24 होते हैं, 3 पॉजिटिव लगा रखा है, मतलब डी में 4 होते हैं, 3 पॉजिटिव लगा रखा है, 2 एस से चले गए, 1 डी से, वैसे डी में इसके 5 होते हैं, तो इसमें 3 ही बचेंगे, एक एस से जाएगा, एक इस से, डी में 3, यस, उन्होंने डी में 0 कहा है, नहीं हो सकता। आयरन, आयरन में भी नहीं हो सकता, है ना। कोबाल्ट, कोबाल्ट में 3 है। सचिन टाइप वाला क्रिकेट में फिर कोई डी में 7 होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीज, मैग्नीज के अंदर देखो डी में कितने ऑर्बिटल वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सचिन टाई वाला क्रिकेट में 5, डी में 5 होते हैं, इसके अंदर डी में 5 हैं,
और क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन 4 जुड़े हुए हैं तो 8, एक हिसाब से ऑक्सीजन पर कितना होता है भाई, 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव? 2 नेगेटिव तब होता है ऑक्सीजन के ऊपर जब वो 2 नेगेटिव वाला क्या दिखा रहा होता है, देखिए मैग्नीज +7 इन D0 फॉर्म, D0 फॉर्म में उसके +7 होने चाहिए, क्योंकि मैग्नीज में 7 ही होते हैं डी के अंदर, ठीक है। तो डी में से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 5, सुनिए जरा, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 25। Mn3 पॉजिटिव के अंदर कितने हो जाएंगे, यस सर। 22 इलेक्ट्रॉन भर के देखो जरा, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में 0 हो जाएंगे डेफिनेटली, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा रहे हैं तो 2 तो 4s में से जाएंगे, और एक 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, मैग्नीज में 5 होते हैं, तो 2 इधर से उड़ गए और 1 इधर से उड़ेगा, तो यहाँ रह गए 4, डी में 4 रह गए 3 पॉजिटिव में। अगर 7 पॉजिटिव होगा तो डी में 0 हो जाएंगे। यस, ये समझ में आया? सर आपकी स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन स्ट्रक है, सर अब आ गई। आ गई, ठीक है। तो देखिए, अगर मैग्नीज के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर डी के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैग्नीज 3 पॉजिटिव है, तो डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। 7 पॉजिटिव होगा तो ये चारों इलेक्ट्रॉन भी उड़ जाएंगे और मैग्नीज के डी ऑर्बिटल में 0 हो जाएंगे। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। अब देखो डी 7 पॉजिटिव में, ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 4, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, 8 नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव बाहर है, मतलब मैग्नीज पर 7 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव है, तो मतलब डी के अंदर Mn पर 7 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इस पे 7 पॉजिटिव लगाने वाले हैं। 7 पॉजिटिव में कितना हो जाएगा भाई, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में हो गए 0, सीधी सी बात, तो यहाँ पर डी के अंदर 0 आ जाएंगे, दैट्स इट। और इसने यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि डी में किसके 0 हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है आई थिंक, है ना, क्लियर है? यस सर। और देखें कितने क्वेश्चंस हैं, 2, 3, 4, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। चलो इसको बाद में करेंगे बेटा, इतनी ही प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको सारों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेरा इंटरनेट भी स्टेबल नहीं है आज। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और आप लोगों